Welcome to the fourth lecture of carboxylic acid and derivatives. So let us continue with the homework problems. देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास जो कंपाउंड है C8H10O, इसका हमें आइडिया होना चाहिए कि ये इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है. तो देखो 8 कार्बन के लिए अगर आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखें सैचुरेटेड में तो 18 होते हैं. तो 18 से अभी कितने कम है 8, दैट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ गया 4. तो 4 में सिर्फ बेंजीन रिंग आएगा, राइट. तो अगर सिर्फ बेंजीन रिंग ही है क्योंकि उसकी अपनी अनसैचुरेशन 4 आती है, तो ये आ गया बेंजीन रिंग, 6 कार्बन इसमें आ गए. अब क्योंकि ये एक येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है, मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए यहां पे 2 कार्बन तो चाहिए. अब अगर आप बोलोगे कि COCH3 है तो इसका तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएगा 5, तो ये हो नहीं सकता. तो मतलब एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कम करने के लिए फिर यहां पे कीटो की जगह अल्कोहलिक ग्रुप होना चाहिए. तो CH3OH ये कंपाउंड फिट होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4, और CH3CHOH ये जो ग्रुप है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देगा. तो इसको जब आप ट्रीट करोगे I2 प्लस NaOH के साथ तो फाइनली हमें मिलेगा CO नेगेटिव प्लस CHI3. अब इसकी अगर एसिडिफिकेशन की जाए तो एसिडिफिकेशन पे क्या मिलेगा, बेंजोइक COH, और यहां पे दिया भी फॉर्मूला C7H6O2. तो 7 कार्बन इसमें है, O2 है 5 6 H6, तो दिस इज C7H6O2. फॉर्मूला भी वैलिड है. तो राइट द स्ट्रक्चर ऑफ DE एंड एक्सप्लेन द रिएक्शन. तो कंपाउंड D ये है एंड कंपाउंड E ये है. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. आइडेंटिफाई द मोर एसिडिक कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स. देखो पहले केस में एसिडिटी का डायरेक्टली रिलेशन है कि विड्रॉइंग ग्रुप कितना स्ट्रांग लगा हुआ है. तो अगर आप COH से देखें, अगर ये भी H पॉजिटिव निकाल दे, यहां से भी H पॉजिटिव निकाल दे, तो अल्फा पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा है, यहां भी अल्फा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है. अब ये जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है सिर्फ इसी का डिफरेंस है. तो क्या ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कीटो के साथ कॉन्जुगेशन में है? तो चार्ज सिंगल चार्ज सिंगल चार्ज सिंगल चार्ज. तो अगर आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो H पॉजिटिव छोड़ने के बाद ये बनेगा CO नेगेटिव. तो नेगेटिव यहां पे डीलोकलाइज है. इस डीलोकलाइज को इंप्रूव करने में इसका यहां पे कोई खास रोल नहीं है, क्योंकि यहां जो रिंग में ऑक्सीजन पे लोन पेयर है या डबल बॉन्ड है, ये नेगेटिव चार्ज की डीलोकलाइजेशन में हेल्प तो नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो सिर्फ कीटो के साथ ऑलरेडी डीलोकलाइज था, और ये नेगेटिव चार्ज रिंग के साथ डीलोकलाइज होगा नहीं. ठीक है, रिंग के साथ जो डीलोकलाइजेशन हो रही है वो सिर्फ कीटो की हो रही है, नेगेटिव की नहीं. तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये सिर्फ -I इफेक्ट से एसिडिटी को अफेक्ट करेगा. तो -I इस पार्ट का, इस रिंग का और इस रिंग का किसका ज्यादा स्ट्रांग होगा? तो -I ज्यादा स्ट्रांग होगा ऑक्सीजन का, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन. ठीक है, तो इसीलिए ज्यादा एसिडिटी किसकी होगी? फर्स्ट वन. सेकंड में अब साइक्लोहेक्सेन, कार्बोक्सिलिक एसिड और बेंजोइक एसिड में यहां पर भी CO नेगेटिव बनेगा. तो ये जो साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है और ये फिनाइल ग्रुप है, दोनों का -I इफेक्ट ही देखा जाएगा. अब अगर आप बोलें कि बेंजोइक में तो रेजोनेंस इफेक्ट भी लग रहा है, CO नेगेटिव, ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है, पर ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने में कोई हेल्प नहीं करता. रादर ये वाला जो कार्बन है दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज. तो sp2 हाइब्रिडाइज और यहां पर जो कार्बन कनेक्टेड है वो sp3 है. तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो उसका -I इफेक्ट लगेगा. तो फिनाइल का यहां पर -I इफेक्ट यूज होगा. और अगर आप ये वाला रीजनिंग NCERT में देखते हैं तो वहां भी लिखा हुआ है कि इसके रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से ये नहीं सोचना है कि इसकी एसिडिटी कम हो रही है, यहां पर -I इफेक्ट ही इसका डोमिनेट करेगा, क्योंकि ये रेजोनेंस इफेक्ट
इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज बिल्कुल भी नहीं कर रहा, तो -I की वजह से दिस विल बी मोर एसिडिक। देन C में ऑक्सीजन का -I इफेक्ट लगेगा। अब ये उतना ही स्ट्रांग होगा जितना ये COH के नजदीक रहेगा। अब ये अगर ये 1 है तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब ये 2 पोजीशन पे कार्बोक्सिल लगा है, यहाँ पे 3 पोजीशन पे कार्बोक्सिल लगा है, तो यहाँ पे ज़्यादा नज़दीक है तो ऑक्सीजन का -I ज़्यादा अच्छे से ऑपरेट कर पाएगा, तो दिस वन इज मोर एसिडिक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। अरेंज द फॉलोइंग एसिड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है तो स्टेरिक हिंड्रेंस का काफ़ी रोल है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है फर्स्ट में, उससे ज़्यादा है सेकंड में, उससे ज़्यादा है थर्ड में, और उससे भी ज़्यादा है फोर्थ में, क्योंकि 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये थर्ड से ज़्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, एंटायरली बेस्ड ऑन स्टेरिक हिंड्रेंस। Okay. Now question number 12. In the following reactions, identify the major product or products formed. अब देखो, एक हमारे पास कीटो ग्रुप और एक है कार्बोक्सिल। जब आप NaBH4 के साथ ट्रीट करते हैं तो NaBH4 एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कार्बोक्सिल को डिस्टर्ब नहीं करता, पर LaH एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और COH को कन्वर्ट कर देता है CH2OH में। तो NaBH4 माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है या मॉडरेट है, LaH स्ट्रॉन्ग है, तो ये दोनों ग्रुप को कर रहा है। तो ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड में NaOH 1 इक्विवेलेंट, तो एक इक्विवेलेंट लेने पे क्या होगा। अब यहां पे क्योंकि कार्बोक्सिल एसिड है तो ऑब्वियसली बात है पहला जो NaOH है वो यहां पे O नेगेटिव क्रिएट करेगा। फिर उसके बाद हीट किया है तो डेफिनेटली हीट करने पे क्या होगा यहाँ पे। अब अगर ये नेगेटिव देखें तो ये नेगेटिव आगे कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगा, तो हीट करने पे जनरली एलिमिनेशन फेवरेबल होता है। तो ये O नेगेटिव अगर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के थ्रू यहां पे अटैक करता है और Cl नेगेटिव को डिस्प्लेस करता है, तो उसके बाद LaH से ट्रीट करना है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रिंग होगा। ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद इसको LaH से ट्रीट कर देंगे हम, फॉलोड बाय H3O पॉजिटिव। तो यहां पर ये जो एस्टर है, साइक्लिक एस्टर, ये CH2OH, CH2 यहां पे OH लग जाएगा और ये वाला कार्बन भी CH2OH। ठीक है, तो ये हो गया ओपनिंग इसकी। देन थर्ड पार्ट, अब आप BH3H3O पॉजिटिव। नाउ दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू। BH3 जो बोरेन है, बोरेन के साथ भी रिडक्शन होती है जस्ट लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, पर बोरेन इज अ सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इट्स अ सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट फॉर COH to CH2OH कन्वर्जन। मतलब ये सिर्फ कार्बोक्सिल को ही डिस्टर्ब करेगा, मतलब उसी को रिड्यूस करेगा। कार्बोनिल ग्रुप हो, नाइट्रो ग्रुप हो, उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता। तो यहां पे कार्बोनिल को एज इट इज रखेंगे और इसको CH2OH कर दिया। अब उसके बाद यहां पर इथाइलिन ग्लाइकोल से ट्रीट किया, तो इथाइलिन ग्लाइकोल क्या करता है, कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट कर देता है। ठीक है, तो कार्बोनिल पहले प्रोटेक्ट हो जाएगा, फिर PCC इस 1 डिग्री अल्कोहल को CHO में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये प्रोटेक्ट होने के बाद इस तरह से आ जाएगा साइक्लिक एसिटल फॉर्मेशन और ये बन जाएगा CHO। अब इस CHO ग्रुप पे अगर हम PHMgBr का अटैक करवाते हैं और फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं फाइनली, तो PHMgBr क्योंकि ये वाला कार्बन तो प्रोटेक्ट हो गया, तो PH नेगेटिव यहीं पे अटैक करेगा और फाइनली हाइड्रोलिसिस के बाद ये भी जो कीटल बना है
ये ओपन हो जाएगा, तो ये ओपन होने पे पहले जैसा कार्बोनिल, देन यहाँ पे OH एंड PH, तो अल्डिहाइड था तो 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। ठीक है, तो ये याद रखना कि BH3 एक सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर हमारे पास नाइट्रो ग्रुप भी पड़ा हो, चलिए इसको शायद हम आगे भी फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी कितना काफ़ी है, तो इसमें अगर हम लिख लेते हैं कि नाइट्रो को अगर आप LAH से ट्रीट करते हैं तो उसको NH2 में कन्वर्ट कर देता है, पर यही नाइट्रो प्रेजेंट है और BH3 है, तो नो रिडक्शन, तो सिर्फ कार्बोक्सिल को CH2OH में रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट द डी पार्ट, अब यहां पे LAH के साथ रिड्यूस किया तो एक एस्टर है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है जो एस्टर पार्ट है यहां तो बन जाएगा इसका OH प्लस CH3 CH2OH और यहां बन जाएगा CH2OH कार्बोक्सिल का। देन ई पार्ट, अब कार्बोक्सिल को NaH से ट्रीट किया, Na पॉजिटिव H नेगेटिव इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ यहां पे क्या होगा, देखिए जो फर्स्ट स्टेप है, तो फर्स्ट स्टेप में तो बन जाएगा यहां पे CO नेगेटिव। अब नेक्स्ट उसको CH3Li से ट्रीट किया है, फिर वाटर से, तो अब अगर इसमें हम CH3Li देखें तो CH3 नेगेटिव Li पॉजिटिव, तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक ही कर सकता है और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो यहां पे O नेगेटिव और यहां पे आ गया CH3। अब नेक्स्ट दिया है हाइड्रोलिसिस, अब हाइड्रोलिसिस पे क्या हो जाएगा, ये जो O नेगेटिव दोनों का, इनका बन जाएगा OH और एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप अनस्टेबल है, तो यहां पे डिहाइड्रेशन होगी और डिहाइड्रेशन के बाद फाइनली COCH3 कीटोन बन जाएगा। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का जब हमने स्टार्टिंग में फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर किया था तो देखा था कि अमाइड्स के लिए बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी काफी स्ट्रांग है और दूसरा मॉलिक्यूल मास तो कंपेरेबल है, यहाँ पर लिखा है कि कंपेरेबल मॉलिक्यूल मास वाले हैं, तो इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाकियों से काफी ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन इसके पास पड़ा है। तो 1 का सबसे ज्यादा होगा अमाइड का, फिर अमाइड के बाद आता है कार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एस्टर में कम होती है। अब एस्टर और RCN इन दोनों में कंपेयर करना है। ठीक है, तो एस्टर और RCN में अगर आप देखेंगे तो RCN में जो डाइपोल है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो डाइपोल मोमेंट वेरी हाई होने की वजह से नाइट्राइल्स में जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज अ बिट हायर, और याद करने वाला पॉइंट है तो आपको ये याद ही होना चाहिए। तो नाइट्राइल्स में ज्यादा होगा और लास्ट में आएंगे एस्टर्स। ठीक है, तो नाइट्राइल के लिए क्या रीजन दिया कि नाइट्राइल में जो डाइपोल मोमेंट है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग रहता है। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी देखिए आप CN के लिए, तो सिर्फ एक वेक्टर है तो ये इट इज अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द 2 रिएक्शन गिवन बिलो टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले मैं Cl की जगह आपने Mg लगाया, तो ठीक है यहां बन गया MgCl और इसको CO2 से ट्रीट किया तो यहां बन जाएगा COH, तो ठीक है ये बन गया। सेकंड में कहा गया यहां पे NaCN, तो ठीक है मान लेते हैं यहां पे CN लग गया और CN का भी फिर हाइड्रोलिसिस किया फिर H3 पॉजिटिव से, तो यहां भी बन गया COH। तो विच वन गिव बेटर यील्ड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए क्या होता है NaCN में जो साइनाइड है, साइनाइड कैन ऑल्सो एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। क्यों? क्योंकि HCN इज अ वीक एसिड, तो साइनाइड उसका जो कॉन्जुगेट बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो लीडिंग टू एलिमिनेशन। तो यहां पर जरूरी नहीं है कि आपको साइनाइड का सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ही मिले क्योंकि 3 डिग्री हैलाइड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, कंसंट्रेटेड भी है, तो दिस कैन लीड टू एलिमिनेशन, तो जिससे कि सेकेंड रिएक्शन में यील्ड ज्यादा अच्छी
नहीं होगी। फर्स्ट रिएक्शन बेटर है। फर्स्ट रिएक्शन में इस तरह का साइड रिएक्शन या एलिमिनेशन होने के चांसेस नहीं है। देन नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूसेस बेंजोइक एसिड। तो यहाँ Br था, फिर MgBr बना, MgBr को CO2 से ट्रीट किया, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास बेंजोइक एसिड आ जाएगा। तो पहले में तो बन गया। सेकंड में जो टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप है इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती KMnO4 के साथ, तो इसमें तो नो रिएक्शन हो जाएगा। देन सी पार्ट, अगर आप हेलो बेंजीन को मतलब ब्रोमो बेंजीन को NaCN से सोचेंगे कि यहाँ Br हटा के CN लगा देंगे और फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो वैसा नहीं होता, क्योंकि अराइल हैलाइड्स डायरेक्टली या इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते, तो यहाँ पे नो रिएक्शन हो जाएगा। और इसका अगर आप ओजोनोलाइसिस करेंगे तो ओजोनोलाइसिस बेंजीन रिंग को ब्रेक कर देगा 3 जगह से, पर साइड चेन को ऑक्सीडाइज नहीं करता। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, बेंजोइक एसिड नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि हमने होमवर्क में नहीं दिया था। नाउ इट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि जेईई मेन ऑनलाइन एग्जाम में आया था 2015 में, और इससे आपको आइडिया लगेगा कि जेईई किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं रिसेंट एग्जाम्स में। ठीक है, तो आपको आइडिया लगता है कि आपकी जो तैयारी है वो ठीक ट्रैक पे भी चल रही है या फालतू की चीजें पढ़ रहे हो। देखो, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो उसका हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो हियर फॉर 2 मिनट्स, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अंडरस्टैंड कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या क्या किया जा सकता है। मैंने 3 ही ऑप्शन दिए, 4th देने की जरूरत भी नहीं थी। देखिए अब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस में सबसे पहले हमें पता है कि जो CO नेगेटिव होगा एनोड पे जाके वो क्या करेगा, एनोड पे जाके ये सेकंड तो ये COO रेडिकल बन जाएगा, यहां पर भी COO रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, अब ये रेडिकल के बाद मतलब ये एनोड पे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद की बात हो रही है। ओके, अब -2 CO2, तो 2 CO2 निकल गए कोल्ब रिएक्शन में, तो यहां पर रेडिकल जनरेट हो गया, यहां रेडिकल जनरेट हो गया, और यहां पे है डबल बॉन्ड। अब एक ऑप्शन तो थी कि ये डायरेक्टली इन्होंने कनेक्ट कर दिया, पर ये बहुत बड़ी बेवकूफी, क्योंकि इस बॉन्ड को बनाने से किसी भी तरह की स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, उल्टा एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। और ये एक रेडिकल इंटरमीडिएट है, और रेडिकल इंटरमीडिएट में रीअरेंजमेंट तो हमेशा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर रीअरेंजमेंट करेगा, ये यहां जंप करेगा, ये यहां आ जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे आ जाएगा, तो फाइनली ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम यूज करके यहां पे बन गया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ये इसके साथ आ गया, तो ये बन गया। तो एक और यहां पे रिंग बन गया जो कि एरोमेटिक है, तो 2 एरोमेटिक रिंग बनने से ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ गई। पहला जो स्ट्रक्चर था वो कि उसमें क्या था, ये तो काफी अनस्टेबल होगा, इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो देयर आर सम बुक्स जिन्होंने गलती से ए ऑप्शन को करेक्ट आंसर दे दिया है, बट बीवेयर, गलतियां होती हैं, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, बट हो सकता है वहां पे कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो। तो दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें यह देखना है कि फाइनल प्रोडक्ट में अगर एरोमेटिसिटी आती है तो दैट इज अ वेरी स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, ऐसा जैसा कुछ बनाने से हमें कोई स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, और हम यहाँ पे कोई अनयूजुअल चीज नहीं कर रहे, सिंपल रीअरेंजमेंट है। कार्बोकैटायन में भी होता है, फ्री रेडिकल्स में भी होता है, एनायंस में भी होता है, सब में होता है, राइट। तो एक सिंपल अच्छा क्वेश्चन जेईई ने पूछा। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 17, अगेन AIEEE 2009 का क्वेश्चन है, तो पॉज द वीडियो फॉर 1 मिनट, उससे ज्यादा लंबा ये क्वेश्चन नहीं है। देखिए, a liquid was mixed with ethanol and a drop of concentrated H2SO4 was added. A compound with fruity smell. Now this is a hint. Fruity smell होती है एस्टर्स की, राइट? तो अगर आपने थोड़ा ढंग से पढ़ा है एनसीईआरटी और अपनी बुक्स को ढंग से पढ़ा हुआ है, हाई फाई चीजें नहीं पढ़ी, बेसिक चीजें पढ़ी हैं, तो यू विल अंडरस्टैंड कि यस, फ्रूटी स्मेल तो एस्टर्स की होती है, और इथेनॉल और कंसंट्रेटेड H2SO4 का मतलब है कि एसिडिक मीडियम है,
तो इथेनॉल से एस्टर हम कैसे बना सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड डाल के ही बना सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो आंसर होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड सिर्फ एक ही है यहाँ पे प्रेजेंट, CH3COH, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, तो डायरेक्टली यहाँ पे आप लिख सकते हो जो रिएक्शन है एसिटिक एसिड प्लस C2H5OH एसिडिक मीडियम में CH3COOET प्लस वाटर इथाइल एसीटेट। तो याद रहेगा एस्टर्स हैव फ्रूटी स्मेल। देन द क्वेश्चन नंबर 18 JEE मेन 2013 का क्वेश्चन है। नाउ अगेन पॉज द वीडियो फॉर 2 मिनट एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब यहां पे देखें कंपाउंड A C8H9Br, तो सीधी सी बात है कि 4 ऑप्शन दिए, इनमें से सिलेक्ट करना है। गिव्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेट व्हेन वार्म्ड विद अल्कोहलिक AgNO3। तो अल्कोहलिक AgNO3 के साथ अगर Br जैसा है तो ऑब्वियसली जो व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा वो तो AgBr का ही होगा, ठीक है। इट्स नॉट परफेक्टली व्हाइट, थोड़ा सा पेल येलो रहता है ये, पर ठीक है, चलिए मान लिया व्हाइट है, तो Br निकल जाएगा। ओके, Br निकलेगा। अब किसी भी जगह से पहले वाले से अगर आप Br निकालोगे तो निकलेगा नहीं यहाँ से, क्यों? क्योंकि बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड और डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से ये बॉन्ड काफी स्ट्रांग रहता है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, हो नहीं सकता। यहां पर ब्रोमीन अल्काइल पार्ट से कनेक्टेड है, तो यस यहां से जा सकता है। तो यहां से जाएगा तो यहां पर बेंजाइल कार्बोकेटाइन देगा, यहां से जाएगा तब भी बेंजाइल कार्बोकेटाइन देगा, यहां से जाएगा तब भी बेंजाइल कार्बोकेटाइन देगा। तो तीनों में कार्बोकेटाइन तो सेम हो गए। नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ A गिव्स एन एसिड B, ठीक है। तो जो भी कंपाउंड A था ये A, इसकी ऑक्सीडेशन से एसिड मिलता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसकी ऑक्सीडेशन करोगे तो ये CH3 कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो डायरेक्टली हमें मिलेगा, यहां पर क्या होगा? ओके, CH2Br ये पूरी की पूरी चेन कार्बोक्सिल में कन्वर्ट हो जाएगी, ये भी कार्बोक्सिल में कन्वर्ट हो जाएगी। यहां पे दोनों ऑर्थो पे हैं, तो ऑर्थो पे एक COH यहां आ जाएगा, एक COH यहां आ जाएगा ऑक्सीडेशन पे, और ये मेटा पे है, तो मेटा पे आइसोथैलिक एसिड बन जाएगा। नाउ दिस B इजिली फॉर्म्स एनहाइड्राइड ऑन हीटिंग। अब हीट करने पे एनहाइड्राइड सबसे इजीली कहां बनेगा? जहां पर वो ऑर्थो पे है, क्योंकि ऑर्थो में नजदीक होते हैं, तो यहां पे H2 इजीली निकल जाता है, तो एनहाइड्राइड जल्दी बनता है। मेटा पे नहीं बनता, पैरा पे नहीं बनता, और ये चीज हमने थोड़ी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी हुई है, एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। तो डायरेक्टली देखती सी बात है कि इसका आंसर जो होगा दैट विल बी C। थैलिक एसिड बना और थैलिक एसिड से बनेगा थैलिक एनहाइड्राइड। देन द क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 19 and question number 20 you can try both questions in maximum 2 minutes of time. तो फर्स्ट में देखो MgBr ET2O CO2 से करने के बाद फाइनली याद हो जाना चाहिए आपको कि यहां पर COH बनेगा, फिर PCl5 से ट्रीट करने पे इसका बन जाएगा COCl, और उसको NH3 से ट्रीट करने पे इसका बन जाएगा CONH2, और P4O10 दिया हो या P2O5 दिया हो, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है? H2 और O निकाल देता है, तो यहां बन जाएगा फाइनली CN साइनाइड, ठीक है। याद रखना रिएक्शन है, काफी सिंपल सा रिएक्शन है। देन क्वेश्चन नंबर 20 IIT JEE 2009 का क्वेश्चन है, करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर। क्लोरो विड्रॉइंग ग्रुप है, यहां पे कुछ भी नहीं है, यहां पे CH3 है, पर पहले दो फिनोल हैं, अगले दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी बाकियों से काफी ज्यादा है, तो 3 और 4 की तो दूसरों से ज्यादा ही है। 4 में डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, +I और प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। 3 में ऐसा कुछ नहीं है, तो ऑब्वियसली 3 इज मोर एसिडिक देन 4, तो 3 4 से ज्यादा है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकती। अब 3 और 4 स्टार्टिंग में ही आएंगे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल से तो ज्यादा एसिडिक होता ही है, अनलेस अनटिल
फिनोल में बहुत स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों, जैसे कि नाइट्रो लगाओ, फिर वैसा कुछ नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है 3 फिर 4 फिर 2 फिर 1, क्योंकि 2 में माइनस आई इफेक्ट इसका डोमिनेट करेगा, इसलिए 2 इज मोर एसिडिक देन 1। तो सिंपल सा क्वेश्चन देखिए आईटी ने भी पूछा हुआ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजों पे नहीं गए हैं। देन क्वेश्चन नंबर 21, अगेन इट्स 22nd क्वेश्चन और जेई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ये फिनोल चैप्टर में ही हमने ये चीज पढ़ी हुई है। देखिए, द कंपाउंड दैट डजंट लिबरेट CO2 ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस NaHCO3। तो एक्वस NaHCO3 के साथ क्या होता है, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करते हो NaHCO3 के साथ, तो ये सॉल्युबल होता है क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा और CO2 रिलीज होती है। पर फिनोल ऐसा रिएक्शन नहीं देते, नॉट सॉल्युबल। फिनोल उतना एसिडिक नहीं होता कि सोडियम बाइकार्बोनेट में डिसॉल्व हो जाए। तो बेंजोइक एसिड का एसिडिक है, हो जाएगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड उससे भी ज्यादा एसिडिक है, तो जो ज्यादा एसिडिक होगा वो तो ऑब्वियस ही बात है रिएक्ट कर ही जाएगा, क्योंकि इट्स एसिड बेस रिएक्शन। तो ये भी ए भी कर जाएगा, बी भी कर जाएगा, सैलिसाइलिक एसिड भी कार्बोक्सिल ग्रुप तो है, वो भी कर जाएगा। कार्बोलिक एसिड का मतलब होता है फिनोल, फिनोल का कॉमन नेम है कार्बोलिक एसिड। तो फिनोल ये रिएक्शन नहीं देता। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। देन क्वेश्चन नंबर 22 जेईई एडवांस 2013 का। नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन द प्रोडक्ट P, यहां पर जो P बनेगा उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने हैं। अब इसको ध्यान से 2 मिनट का टाइम लगा के सॉल्व करो। इट्स अ इंटीजर टाइप क्वेश्चन। अब देखो यहां पे क्या होगा, जब आप पहले हाइड्रोलिसिस करोगे तो हाइड्रोलिसिस करने पे हम बोल सकते हैं क्या मिलेगा हमें, इसका तो कुछ नहीं होगा, यहां से ये बन जाएगा OH और यहां भी बन जाएगा COH हाइड्रोलिसिस पे। पर हाइड्रोलिसिस के साथ ही हीट भी किया हुआ है, और हीट करने का पर्पस क्या है, देखो ये अल्फा पोजीशन और ये बीटा, ये भी अल्फा और ये भी बीटा, तो दीज आर बीटा कीटो एसिड्स, ठीक है। बीटा कीटो एसिड ग्रुप दोनों में है, दोनों तरफ है। तो हीट करने पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएंगी। तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलने पे फाइनली हमारे को मिल गया यहाँ पे बस CO2 निकल गया, तो ये बन गया प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट का ओजोनोलाइसिस करेंगे तो जो कार्बोनिल है, इस कार्बोनिल को तो कुछ नहीं होगा, बट यहां पे H2O2 दिया है, जिंक नहीं दिया हुआ, तो ऑल द वे कार्बोक्सिलिक एसिड तक ये ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो फाइनल स्ट्रक्चर में सिर्फ 2 कार्बोक्सिल एसिड के ग्रुप प्रेजेंट हैं। नाउ नेक्स्ट इज द हीटिंग ऑफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड्स। ठीक है कि डिफरेंट पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप को लगा देंगे तो क्या क्या होता है। तो ये भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही है कि बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर चलो देख लो एक बार। देखो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करने पे लेक्टाइड मिलते हैं, मतलब साइक्लिक डाई एस्टर। जैसे कि एक ले लिया आपने RCHOH COH, ठीक है, एक ही ले लिया। अब ऐसा एक और लेंगे, दैट इज को उल्टा करके लिखेंगे, यहां पे COH CH OH R। अब इसमें से डिहाइड्रेशन होगी तो हीट करने पे वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे। अब एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा इसके कार्बोक्सिल और दूसरे के अल्कोहल से, मतलब एक OH और यहां का H निकाल दिया, और एक बार इसका OH और यहां से H निकाल दिया, और दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो देखो यहां पे R CH C डबल बॉन्ड O, देन O और ये वाला CH, यहां पे R C डबल बॉन्ड O एंड O CH। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर यहां पे बन रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात हो सकती है कि R और जो H है ये सेम डायरेक्शन में, मतलब ये R भी अपवर्ड और ये R भी अप, या ये R अप ये डाउन, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। तो उस तरह का एक बार तो आपके पास रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा और एक बन जाएगा मिजो। तो ये बन गए लेक्टाइड्स।
नाउ नेक्स्ट बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। तो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड में जैसे कि R, यहां पे OH और ये हो गया COH। तो इसको हीट करने पे डिहाइड्रेशन होगी और कोई रिंग बनने का स्कोप नहीं है क्योंकि रिंग बहुत छोटा बनेगा। तो अल्फा और बीटा पोजीशन पे डिहाइड्रेशन होके डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो R यहां पे डबल बॉन्ड COH, तो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड बन गया। तो ये बन गए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। नाउ नेक्स्ट इज द गामा हाइड्रोक्सी एसिड या डेल्टा। गामा मतलब अब बीटा से नेक्स्ट पोजीशन, डेल्टा मीन उससे भी नेक्स्ट पोजीशन। तो इनमें साइक्लिक एस्टर बनते हैं। तो साइक्लिक एस्टर भी सिंपल सा है, R तो अल्फा बीटा गामा, यहां पे OH लगा दिया। तो अब हीट करने पे डिहाइड्रेशन करनी है और यहां पे इसका OH और यहां से H निकाल लेंगे। तो फाइनली जो रिंग बनेगा वो कितना बन जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5। तो 5 मेंबर रिंग बनेगा। तो 5 मेंबर रिंग में एक पोजीशन पे आ गया ऑक्सीजन, उसके साथ लग गया कीटो। अब कीटो से 1 2 3 पोजीशन पे, 1 2 3 पोजीशन पे यहां पे R ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये 5 मेंबर्ड साइक्लिक एस्टर बन गया। अब सिमिलरली डेल्टा पोजीशन पे लगा होगा अगर, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो अगेन यहां से OH और ये H, इसको रिमूव करेंगे हीट करने पे, डिहाइड्रेशन किया और डिहाइड्रेशन पे अब मिलेगा 6 मेंबर्ड रिंग। O से नेक्स्ट पोजीशन पे R ग्रुप लगा हुआ है। तो ये आ गया 6 मेंबर्ड साइक्लिक एस्टर। अब इससे भी आगे अगर OH लगा हो तो 6 मेंबर्ड से बड़े जो रिंग्स हैं वो जनरली स्टेबल नहीं होते, तो उनसे भी लॉन्ग चेन पॉलीमर्स बनते हैं, पॉलीमेरिक एस्टर बनते हैं। तो फिर एक मॉलिक्यूल और आगे वाला मॉलिक्यूल, तो फिर क्या हो जाएगा, ये RCOH था, आगे वाले का OH है। ठीक है, तो यहां से H2 निकल जाएगा, वो आगे से निकल जाएगा। तो फिर लॉन्ग चेन पॉलीमेरिक एस्टर्स उसमें बनते जाएंगे जब डेल्टा से भी आगे वाली पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, तो जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है, कोई ज्यादा इसमें दिमाग लगाने वाला काम नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज अजाइड। ये भी एक्स्ट्रा टॉपिक है। अजाइड क्या होते हैं, RCON3, इस कंपाउंड को बोलते हैं अजाइड। तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन से बनता है। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स को, ठीक है, जैसे कि RCOH को HN3, दिस इज हाइड्राजोइक एसिड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हाइड्राजोइक एसिड। इससे ट्रीट करें तो ये H2 निकाल देना है। RCOCl को ट्रीट किया तब भी ये HCl निकाल देना है। एस्टर को इससे ट्रीट किया तब ये R-OH निकाल देना है। एनहाइड्राइड को ट्रीट किया तो ये RCOH निकल जाएगा और अमाइड को ट्रीट किया तो ये NH3 निकल जाएगा। तो सभी में जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज RCON3 और मैकेनिज्म इसका न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन का ही है कि कार्बोनिल पोजीशन पे अटैक होता है, तो वही मैकेनिज्म है। पर दिस ग्रुप इज कॉल्ड अजाइड। इसको अगर आगे हम थोड़ा बहुत यूज करेंगे RCON3 को, कुछ रीअरेंजमेंट्स में इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो पता लगे ना कैसे बनता है, HN3 हाइड्रोजोइक एसिड से ट्रीट करने पे। तो नाउ नोट इट डाउन। अब देखो नेक्स्ट इज हाइड्रोक्सिमिक एसिड्स। तो हाइड्रोक्सिमिक एसिड क्या होता है, हाइड्रोक्सिमिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव को ट्रीट करते हैं NH2OH के साथ। तो यहां पर भी रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही है। तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव ले लो, तो जैसे कि RCOZ ले लेते हैं आप। अब इसको ट्रीट करना NH2OH से, तो NH2 को लिखते हैं हम HNHOH। तो यहां पर भी Z और H निकल जाएंगे और फाइनली बनेगा आपके पास RCONHOH।
तो हाइड्रोक्सिल अमीन दैट इज NH2OH से ट्रीट करने पे जो फाइनली ये स्ट्रक्चर बनता है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिमिक एसिड। ठीक है, तो वो जो सारे डेरिवेटिव अभी प्रीवियस रिएक्शन में हमने यूज किए थे, सेम रिएक्शन यहां पर भी लगेंगे और न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन ही यहां पर मैकेनिज्म है। नाउ नेक्स्ट इज जब RCONH2, नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जब RCONH2 अमाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिल तो बनता है, पर इसको अगर आप न्यूट्रल वाटर में करेंगे तो हाइड्रोलिसिस स्लो होता है। इसी को अगर आप एसिडिक मीडियम में करेंगे तो थोड़ा फास्ट होता है, और इसको बेसिक मीडियम में करेंगे तो सबसे फास्ट होता है। तो ये जो स्पीड वेरी करती है हाइड्रोलिसिस की, दिस इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर अमाइड ग्रुप। तो ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ कीटीन। तो कीटीन हमने कहां पढ़ा था? कीटीन हमने पढ़ा था अर्नट आइस्टर्ट रिएक्शन में। तो एक बार आपका कीटीन बन गया तो फिर आपके पास कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें एसिडिक या एक्टिव हाइड्रोजन है, वो कीटीन के कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के अक्रॉस ऐड हो सकता है। जैसे HCl करना है तो HCl को ब्रेक कर लो, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो पॉजिटिव जाएगा ऑक्सीजन पे, Cl जाएगा कार्बन पे, तो यहां बन जाएगा आपका CH2, क्या बनेगा? डबल बॉन्ड, कार्बन पे आ जाएगा क्लोरीन, ऑक्सीजन पे आ जाएगा OH, और उसके बाद ये कर जाएगा टॉटमराइज क्योंकि इनोल फॉर्म में है, तो CH3CO Cl। सेकंड में हाइड्रोलिसिस डायरेक्टली किया आपने तो कार्बन पे OH और यहां भी OH लग गया, तो इसका टॉटमराइज। तो यही वो रिएक्शन था जो हमने किस में पढ़ा था? अर्नट आइस्टर्ट में। फिर R-OH के साथ तो CH2 डबल बॉन्ड C OR-OH, तो ये टॉटमराइज करके बनाएगा एस्टर CH3CO OR-। अमोनिया से ट्रीट करते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड C NH2, यहां पे OH, आफ्टर टॉटमराइजेशन CH3CO NH2, R-NH2 के साथ CNHR- और यहां पे OH, और टॉटमराइज करने पे CH3CO NHR-। मतलब एक बार स्टार्ट कर दिए तो आप फिर सारे रिएक्शन डायरेक्टली लाइन में लिखते जाओगे। तो ये सारी चीजें लिख के प्रैक्टिस करनी है। अगर लिख के प्रैक्टिस नहीं की, जस्ट आपने देखा, तो ऑर्गेनिक आपको कभी नहीं आने वाला। तो ऑर्गेनिक पे एक अच्छी कमांड करने के लिए आपको हर एक रिएक्शन, हर एक मैकेनिज्म को लिख के प्रैक्टिस करना है। तो इतना तो हो गया। नेक्स्ट इज द माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन। तो इसमें हम कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। जो मैकेनिज्म है इंपॉर्टेंट, वो अमाइन में भी, नेक्स्ट जो चैप्टर है अमीन्स में यूज होगा, तो मैं वहां पर भी उसका मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करूंगा। तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, कर्टियस रिएक्शन, लॉसन रीअरेंजमेंट, श्मिट रीअरेंजमेंट, ये सारे के सारे एक बेसिक मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड हैं। एक बेसिक मैकेनिज्म है सब में। तो एक समझ आ गया तो चारों को इकट्ठे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहला देखते हैं हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन में क्या होता है? जनरल रिएक्शन ये है, RCONH2 अमाइड को जब आप Br2KOH, मतलब Br2NaOH ले लो, KOH ले लो, या फिर इसकी जगह लिख लो NaOBr, क्योंकि Br2 बेसिक मीडियम में रिएक्ट करके NaOBr या KOBr ही बनाता है, तो इसमें डायरेक्टली RNH2 बन जाता है। ठीक है, आफ्टर रीअरेंजमेंट RNH2, मतलब कीटो ग्रुप निकल जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं डिग्रेडेशन, क्योंकि यहां पर एक कार्बन कम हो रहा है। तो आप एक कार्बन छोटा अमीन बना रहे हो, तो ये 1 डिग्री अमीन की प्रेपरेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, जो आपको बहुत सारे रिएक्शन में सीक्वेंस में जब आता है ना, A से B, B से C, C से D, उन रिएक्शन में ये बहुत ज्यादा यूज होता है। अब इसका मैकेनिज्म देखिए क्या होता है। तो जब आप इसको OH नेगेटिव से ट्रीट करते हैं तो OH नेगेटिव यहां से H पॉजिटिव निकालेगा, तो RCO NH नेगेटिव। अब ये NH नेगेटिव ब्रोमीन से Br2 पे
अटैक करके यहां बन जाएगा इसका RCONHBr, ये बन गया। अभी भी एक एसिडिक हाइड्रोजन है तो फिर से OH नेगेटिव अटैक करेगा। अब OH नेगेटिव ने जब ये निकाला, अब इसके बाद ये जो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज, चलो 2 स्टेप में करते हैं इसको। तो ये RCON पे नेगेटिव, यहां पे Br। अब नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव यहां जंप किया, Br जाएगा बाहर, और ये R अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके नाइट्रोजन पे जंप करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जनरेट होगी। इसीलिए हमने हेडिंग दी थी माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन। तो ये अल्काइल ग्रुप इस नाइट्रोजन पे माइग्रेट करता है, और इस माइग्रेशन से जो बना दैट इज, और ये है हमारा स्लो स्टेप, दैट इज अ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो ये बन जाएगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। दिस इज कॉल्ड आइसोसाइनेट। इस आइसोसाइनेट की फॉर्मेशन में यहां पर आप बोल सकते हैं कि व्हेन R इज कायरल, ये जो R ग्रुप माइग्रेट किया, अगर ये कायरल है, देन इट माइग्रेट्स विद इट्स कन्फिग्रेशन अनचेंज्ड। मतलब माइग्रेशन में इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये पार्ट हो गया। अब इसको जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हाइड्रोलिसिस करने पे आप ये कर लो कि चलो अब यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जगह कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के क्रॉस एडिशन होती है। ठीक है, तो एडिशन में H2 को अगर आप ब्रेक करो, H पॉजिटिव करो OH नेगेटिव में, तो OH नेगेटिव किस पे जाएगा? कार्बन पे, और H पॉजिटिव जाएगा नाइट्रोजन पे। तो NHCOH, दिस इज कॉल्ड कार्बेमिक एसिड। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बेमिक एसिड, एंड दिस इज अनस्टेबल। तो अनस्टेबल होने की वजह से ये बेसिक मीडियम में डिकम्पोज कर जाता है, HCO3 नेगेटिव अलग हो जाएगा और RNH2 अलग हो जाएगा। तो RNH2 प्लस HCO3 नेगेटिव सेपरेट। ठीक है, तो फाइनली आप HCO3 नेगेटिव को OH नेगेटिव की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा? वाटर अलग हो जाएगा और CO2 अलग हो जाएगा। तो ये है फाइनल मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि आइसोसाइनेट बनते हैं, R ग्रुप की यहां पर माइग्रेशन होती है। ठीक है, तो एक बार जस्ट पॉज द वीडियो, रिपीट दिस एंटायर मैकेनिज्म, पूरा एक बार इसको ड्रॉ करके प्रैक्टिस करो अच्छे से। ठीक है, ओके, डन। नाउ दिस इज अ स्लो स्टेप, ये भी याद रखना है, फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनेट इज अ स्लो स्टेप। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब इसके बाद जो मैकेनिज्म दैट इज लॉसन रीअरेंजमेंट। तो लॉसन रीअरेंजमेंट में भी कुछ ऐसा ही है, और लॉसन के हम तीनों कर लेते हैं, लॉसन, कर्टियस, श्मिट, तीनों कर लेते हैं। ठीक है, लॉसन में हमारे पास आ जाएगा RC डबल बॉन्ड O NH OCO R डैश। ये अब बोलोगे ये क्या बना दिया? तो कुछ नहीं है, RCO NH2 में H हटा के R डैश COOH। ठीक है, उस तरह की चीज हमने लगाई यहां पे। अब इसको जब आप बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव में ट्रीट करोगे, तो डेफिनेटली ये OH नेगेटिव यहां से H पॉजिटिव निकालेगा, तो ये बनेगा N पे नेगेटिव चार्ज, देन OCOR डैश। अब क्योंकि OCOR डैश एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, अगेन ये नेगेटिव यहां जंप करेगा, ये R अपना ग्रुप लेके पूरा माइग्रेट करेगा नाइट्रोजन पे, और ये लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर, जो प्रीवियस केस में किया, मतलब इसकी जगह आप Br इमेजिन कर लो, ये Br था। ठीक है, सिमिलर चीज हो रही है। तो दिस इज द स्लो स्टेप, और यहां बना आपका RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड
O, तो आइसोसाइनेट बने, ठीक है, ये लॉसन है। नेक्स्ट इज कर्टियस। कर्टियस रिएक्शन या कर्टियस रीअरेंजमेंट इसको आप बोल सकते हैं। मैं जस्ट अभी आपका मैकेनिज्म वाला पार्ट यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, फुल डिटेल में है, इसको बाद में एक बार देख लेंगे हम। तो कर्टियस में RCO NH NH2, मतलब ये RCO NH NH2 कैसे बना होगा? RCOCl था आपके पास या RCOH था, उसको हाइड्रोजीन NH2 NH2 से ट्रीट किया। अब इसको हम ट्रीट करेंगे कर्टियस में NaNO2HCl के साथ, मतलब जो डायजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन है। तो डायजोनियम में क्या होगा? RC डबल बॉन्ड O, ये तो NH यहां बन जाएगा, नॉट NO, दिस इज N2 पॉजिटिव। अब ये N2 पॉजिटिव एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। देन इसके बाद यहां पे N, ये जो H पॉजिटिव है ये निकलेगा बाहर, और फाइनली इस H पॉजिटिव के बाहर निकलने पे नेगेटिव चार्ज यहां जंप करेगा, ये R ग्रुप यहां माइग्रेट करेगा, N2 बाहर निकल जाएगा, तो -N2, एंड दिस विल अगेन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। यहां पर भी आइसोसाइनेट बना। एंड थर्ड रिएक्शन इज Schmidt, सॉरी नॉट थर्ड, फोर्थ वन, अब इसके केस में हम RCOH को हाइड्रोजोइक एसिड से ट्रीट करते हैं HN3 से। तो इसमें तो हमारे को डायरेक्टली पता ही है इसमें क्या बनता है, RCON3, और RCON3 में N के आगे N2 रहेगा, वो N2 निकल जाएगा, और N2 निकलने पे ये R ग्रुप फिर माइग्रेट करेगा और RnCO बनेगा। तो सभी रिएक्शन में, श्मिट में, कर्टियस में, लॉसन में, हॉफमैन में, फाइनली आइसोसाइनेट बन रहे हैं। और आइसोसाइनेट बनने के बाद आपने वाटर का अटैक कराया या किसी और चीज़ का अटैक कराया, जिस मर्जी का अटैक करवाया, दैट इज गोइंग टू डिसाइड के प्रोडक्ट क्या बनना है, ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक सा मैकेनिज्म देख लो। जब नेक्स्ट अमीन्स हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, तो वहां पर भी एक बार हम कर्टियस को फिर एक बार डिटेल में अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अभी तो हमने डिटेल में सिर्फ हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिस्कस किया, तो इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। लॉसन, कर्टियस, श्मिट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्योंकि तीनों रिलेटेड है, एंटायरली रिलेटेड है, सेम इंटरमीडिएट बनता है, इसीलिए मैंने यहां पे आपको प्रैक्टिस करवा दिया, ठीक है। तो दैट इज ऑल इन कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। बाकी जो मल्टी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इनके डाई कार्बोक्सिलिक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक है, उनके जो रिएक्शन है वो डायरेक्टली आप अपनी किसी भी रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, एनसीईआरटी को एक बार कंप्लीटली सॉल्व कर लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि इसके बाहर अगर हम जाएंगे तो करने को तो बहुत कुछ है, बट वो रेलेवेंट नहीं होगा, उससे आने के चांसेस 10% है। अब तक जो हमने पढ़ लिया, इससे आने के चांसेस 90% है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि हम अपना टाइम उस पर स्पेंड करें जो ज्यादा प्रोबेबल है क्वेश्चन जहां से आ सकता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज अमीन। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।